Hello everyone. In previous lecture we have seen organic chemistry lecture number 1 basic और उसमें मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं ये बताया। इसके अलावा मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपको ये समझाया। इसके अलावा उसमें बहुत सारे कंटेंट को मैंने कवर किया। इस सेकंड लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे इफेक्ट और स्पेशल कंटेंट जैसे आइसोमेरिज्म है, हेटेरोलिटिक होमोलिटिक फिजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, इन सबको हम रिवाइज कर लें एक बार। बच्चों ये हमारे सामने जो पहला कंटेंट मैंने लिखा है दैट इज आइसोमेरिज्म। यहां से सवाल आते ही आते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है? व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम एंड इट्स स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए वही आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म की खास बात यह है अगर आपने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 2 या 3 स्ट्रक्चर्स बनाए तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और मे भी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाए। ठीक है? क्यों? अगर आपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिया तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, तो 100% उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आने ही आना है। यहां पर देखते हैं सबसे पहले आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, सभी को पता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम पहले बात करेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों एक बात याद रखना कि व्हेनेवर यू आर लर्निंग अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट इज कंपलसरी कि इसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। और डबल बॉन्ड को जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड C, यहां पर लिखा C2H5 और यहां पर लगा दिया Cl। इसके केस में क्या होना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली बात है कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप इस नीचे के दोनों कंटेंट को स्टेबल करते हैं और ऊपर वालों को अगर आप 180 घुमा देते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा? आप देखिए यहां से ये H इस तरफ आ जाएगा, CH3 उस तरफ पहुंच जाएगा और Cl यहां आ जाएगा, C2H5 यहां आ जाएगा। ऐसे कंपोनेंट्स को अगर मान के चलो मैंने बच्चों यहां पर H किया, यहां पर अगर मैं C2H5 कर देता, यहां पर मैं H कर देता तो दूसरे कंपोनेंट में यहां पर क्या आ जाता? C2H5 पास में और दूर क्या चला जाता? H। जाहिर सी बात है। तो ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर पलट जाते हैं। और इन केस अगर 2 एटम या 2 ग्रुप एक तरफ सेम आ जाएं, जैसे मैंने यहां पर C2H5 लिखा तो ये C2H5 यहां आ गया, दूसरी तरफ मैंने यहां पर H लिखा, अगर मैं इसको पलट देता, मैं यहां पर H और यहां पर CH3 लिखता या C2H5 बच्चों लिख देता C2H5, तो आप देखो दोनों C2H5 एक तरफ आ गए। ये C2H5 यहां आ गया, ये C2H5 ये यहां पर H पहुंच गया। मतलब क्या हुआ? वो स्ट्रक्चर मूव हो गया, वो स्ट्रक्चर टर्न हो गया। तो अगर आपने उस स्ट्रक्चर को टर्न किया, अब कैसे टर्न करना बेटा, एक बात और याद रखना। आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में एक तरफ H, एक तरफ C2H5, एक तरफ H, एक तरफ C2H5। आप इसमें बदल भी सकते हो। ऐसे स्ट्रक्चर में जब सेम ग्रुप सामने आप एक तरफ हो, वन साइड, दैट्स नोन एज सिस फॉर्म। अगर ये पलट दिया जाए तो इसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर इसको स्टेबल किया, इसको पलट दिया तो ये हो जाएगा C2H5, CH यहां पहुंचेगा और बच्चों ये एज इट इज रहेगा H और C2H5। ये देखिए आप यहां पर ये बन गया हमारे पास सिस फॉर्म, क्योंकि सेम कंपोनेंट एक तरफ है, ये बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से बच्चों जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें हम एक स्ट्रक्चर को मिरर के सामने रख देते हैं और एज्यूम करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर को मिरर के सामने रखा तो वो क्या होगा? पलट जाएगा। मिरर के सामने जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल अगर यहां पर आपको लिखूं, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं C और यहां पर लिखा CH3, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर मैं लिखा Cl, यहां पर मैं लिखा Br, यहां पर लिखा CH3। तो इसको मिरर के सामने अगर आपने लगा दिया तो ये क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चर पलट जाएगा। CH3 यहां आ जाएगा, C यहां, H यहां, H यहां और यहां पर C, यहां पर Cl, यहां पर Br और यहां पर CH3। तो याद रखना है इन सभी में, खासतौर से ऑप्टिकल आइसोमर्स में
कार्बन की कैरेलिटी भी चेक करनी होती है। कैरेलिटी का मतलब है कार्बन अलग अलग ग्रुप से जुड़ा, इधर Br, इधर Cl, इधर CH3, इधर C। यस, 100% इसमें कैरेलिटी है। तो ये कायरल कार्बन होना चाहिए, तब तो वो जब पलटेगा तब तो समझ में आएगा कि नया कंपाउंड क्या बना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बस छोटी छोटी बातें, इसका डिटेल नहीं आता है 11th क्लास में, बट हाँ आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो आइसोमेरिज्म जो डबल बॉन्ड में होती है। नीचे के जो कंपोनेंट है आपको स्टेबल करना है, ऊपर वाले कंपोनेंट को आपको घुमा देना है, उससे बनता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा तो किसी भी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड को अगर हमने मिरर के सामने रख दिया तो 180 डिग्री वो वहां पर, देखिए जैसे आपने इसको रखा तो वो पलट के सामने आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब जरा अपने टॉपिक्स पर आते हैं जिनके चांसेस 11th लेवल पर बहुत हैं। जैसे हमने देखा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में बच्चों क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, चेन में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां पर लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3। दोनों में काउंट करिए, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन कितना हो रहा है 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन हो रहा है 10। और क्या इसमें भी उतना हो रहा है 3 3 6 7 8 9। अब यहां पर जरा ध्यान देना होगा हमें कि कहीं कार्बन बढ़ तो नहीं गए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों सेम रहना चाहिए और चेन में अंतर आ जाना चाहिए। ये देखिए स्ट्रेट चेन है बेटा 1 2 3 4 कार्बन की, और ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप यहां पर आ गया। कार्बन काउंट करिए, इसमें भी 4, इसमें भी 4, हाइड्रोजन इसमें भी 10, इसमें भी 10, काउंट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन सेम है बट चेन में अंतर आ गया, तो चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे नंबर पर चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। बच्चों ऐसी आइसोमेरिज्म में क्या होना है, ऐसी आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदल जानी है। यहां पर देखो 1 2 3 4, यहां पर डबल बॉन्ड आया सेकंड पोजीशन पर, ब्यूट 2 इन, और इसके केस में 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, यानी पोजीशन बदल गई। एक बार डबल बॉन्ड 2 पर था, एक बार डबल बॉन्ड 1 पर आ गया। अब पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप डबल बॉन्ड की बदलें, पोजीशन आप ट्रिपल बॉन्ड की भी बदल सकते हैं, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की खास बात होती है कि फंक्शनल ग्रुप में अंतर आ जाएगा। आप देखिए यहां पर CH3 OCH3 ईथर ग्रुप आ गया और यहां पर OH आ गया, मतलब एक है ईथर एक है एल्कोहल, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप काउंट करके देख लीजिए, C 2 बार आ रहा है, यानी यहां पर लिख दे रहा हूं C2, H आ रहा है यहां पर अपना 3 और 3 6 और O आ रहा है। क्या यही इसमें है, C2 H5 and 1 6, O अकेला, यस एब्सोल्युटली वही आ रहा है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद देखो बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होती क्या है, मेटामेरिज्म, मेटा का मीन्स होता है मिड। मिड का कोई फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह रहेगा और उसके दाएं साइड और बाएं साइड के कार्बन में को अरेंजमेंट में कुछ अंतर आ सकता है। जैसे मैंने देखो यहां पर लिखा है CH3O CH2 CH2 CH3, ओके, इसका नाम है मिथोऑक्सीप्रोपेन, ये सभी लोग जानते होंगे मिथोऑक्सीप्रोपेन। और इस तरफ देखिए मैंने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन से इसका सेकंड कार्बन को जोड़ा है, तो यहां पर CH3O CH3 CH CH3। अब आप दोनों को अगर मैच करें तो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 3 3 3 9 और 1 10 और एक ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मिड का एलिमेंट भी अपनी जगह आ रहा है, देखिए इसको मैंने ऐसे कर दे रहा हूं O, और इधर भी O, इस तरफ भी CH3 है, इधर CH3 है, लेकिन मैंने फंक्शनल ग्रुप के एक साइड की चेन में अंतर कर दिया। ऐसी आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटामेरिज्म। एक बार फिर से रिवाइज करो, जब आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह स्टेबल रहे, उसके राइट हैंड साइड चेन या लेफ्ट हैंड साइड चेन में केवल डिफरेंस करेंगे आप, याद रखना। तो इधर मैंने क्या किया, CH3 लिया, O लगा दिया,
और इधर एक लंबी चेन कर दी, दूसरे वाले में CH3 लिया, O लगा दिया और इस वाली चेन में अंतर कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। अगले पर आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म को बेटा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। मतलब इसमें कीटोन, कीटो इन ऑल, तो कीटोन का, कीटो का मतलब कीटोन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब एल्कोहल। तो कीटो इन ऑल मतलब जो बच्चों कीटोन के कंपाउंड हैं वो इन और ऑल के कंपाउंड में बदल जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करो, जो कीटोन के कंपाउंड हैं मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन किसको कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को। तो जो कीटोन के कंपाउंड हैं बच्चों वो बदल जाते हैं इन और ऑल में। देखो यहां पर मैंने लिखा है CH3COCH3। अब इसमें क्या होगा, यहां से एक H अगर हम बच्चों इसको दे दें तो ये OH बन जाएगा, और इसका एक बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दें तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर इसके केस में, इसके केस में यहां पर CH2 ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यानी यहां पर तुम्हारा CH3 ही रहेगा, डबल बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो रहा है, इसका H यहां शिफ्ट हो रहा है। कीटो इनॉल में एक बार फिर से समझो, कीटोन का जो डबल बॉन्ड है, जैसे मैं एक बार यहां पर आपको समझा दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा मैंने CH3, यहां पर लिखा C, यहां पर O, यहां पर लिखा बच्चों CH3। इसका एक H इसको दे दो और इसका डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, OH। देखो क्या बन गया, ऑल, और ये इन, और ये क्या था, कीटो। तो कीटो ऑल इन, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल, ये दो अलग अलग वर्ड हैं बच्चों, कीटो और इनॉल अलग है। कीटो विल कन्वर्ट इनटू इन एंड ऑल, कीटो कंपाउंड इन और ऑल में। लेकिन याद रहे ये तभी हो सकता है जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। यहां पर देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, यानी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट का जो दाएं और बाएं साइड का पहला कार्बन होता है वो अल्फा, उसके बाद के कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है। याद रखना, कीटोन ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू इन एंड ऑल। नेक्स्ट पर आते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक बड़ी स्वीट से आइसोमेरिज्म है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बेटा, एक जो चेन रहेगी ना वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, चेन जो रहेगी वो रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देखो यहां पर, आप देखो ये दोनों, मैंने यहां पर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और जब इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, CH2 CH2 CH2, आप दोनों में मिला लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन सेम मिलेंगे। कार्बन लिखिए 1 2 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 H7। क्या इसमें भी उतना ही आ रहा है? हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पर 2 2 4 2 6, H कम है, 3 4 5 6 7, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा बच्चों, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब आज आप देख लीजिए C3H6 C3H6। तो दोनों में जब एक चेन वाला कंपाउंड रिंग वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, जब एक चेन वाला कंपाउंड रिंग वाले कंपाउंड को बना ले, या एक रिंग वाला कंपाउंड चेन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा हो, ऐसी आइसोमेरिज्म को रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां पर रिंग है, ये उसी की चेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मजेदार बात यह है कि ये एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है और ये साइक्लोप्रोपेन यानी एल्कीन का कंपाउंड है बच्चों। तो ये थी आपके सामने आइसोमेरिज्म, इसका एक बार एसएस ले लीजिए फटाफट। चल नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। अभी हमने देखा बच्चों आइसोमेरिज्म, अब हम चलते हैं इसके उन टॉपिक्स पर जो बेसिक्स को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ओके, तो वो टॉपिक कौन है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं बॉन्ड की फिजन। ओके बच्चों, सबसे पहले देखना है बॉन्ड का फिजन। लेकिन बॉन्ड के फिजन को देखने से पहले एक क्वेश्चन आपको, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, कैन यू टेल मी द IUPAC नेम? मैं बीच बीच में अब आपको क्रॉस क्वेश्चंस करता रहूंगा ताकि मुझे लगे कि आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर इमीडिएटली दूसरे टॉपिक पर स्विच करना पड़े तो आपको आता है कि नहीं। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? चलो
याद रखना बच्चों, यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। इसको क्या कहते हैं? OH। और ऑक्सीजन के बगल वाले कंपाउंड का नाम पहले लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल, और इसकी नंबरिंग यहां से करनी है, तो इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। याद रखेंगे, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। अगर मैं यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा दूं इस तरह से, बेंजीन रिंग, और इसको मैं नीचे कर दूं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये क्या हो जाएगा? फिनाइल इथेनोएट। बस बोलना इसको पहले, विच इज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, उसको एल्काइल ग्रुप मान के और इसको बोल देना है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनोएट, या फिर इससे पहले वाला। तो ये तो हम लोगों ने एक क्रॉस क्वेश्चन देखा बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिजन की। तो कंपाउंड के ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बच्चों सबसे पहले फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बात करते हैं, तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है? रिवीजन चल रहा है ये। तो एक में होता है हेट्रोलिटिक फिजन और एक होता है होमोलिटिक फिजन। बच्चों होमोलिटिक फिजन में सिंगल बॉन्ड बिल्कुल मिड से टूटता है, मिड ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने लिखा CC और इसको बिल्कुल बीच से तोड़ दिया बच्चों। तो यहां याद रखना, ये ऐसा कंपाउंड बनेगा और ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको आपको याद रखना है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फ्री रेडिकल बच्चों हमारे पास ये है, देखते जाइएगा, ये है। दूसरा फ्री रेडिकल हमारे पास बेटा ये है, यानी ये आप समझ गए होंगे 2 डिग्री। एक फ्री रेडिकल हमारे पास ये है, ये हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री। अब मैं आपसे बोलूं कि कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो ग्रुप होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर ग्रुप होते हैं। इनके पास प्लस आई इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। अगर दिख नहीं रहा तो यहां लिख दे रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये याद है किसका? ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री पर मोर एल्काइल ग्रुप आपको मिल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन के डोनर हैं। तो इस फ्री रेडिकल में जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कमी दूर हो जाएगी और यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, इस बॉन्ड को जो होमोलिटिक फिजन आपने देखा है, इसको होमोलिसिस भी कहते हैं और इसमें बनते हैं क्या? फ्री रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं हेट्रोलिटिक फिजन में। बेटा हेट्रोलिटिक फिजन क्या है? अगर हमने ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया CH3Br और अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो आप जाहिर सी बात है क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव और Br क्या बन जाएगा? नेगेटिव। वैसे आप पढ़ेंगे कि कभी भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। तो ये जब कंप्लीट ब्रेकिंग, यानी इसको बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर गया, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। तो हेट्रोलिटिक फिजन में जब सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, तो यहां पर हमें देख लेना है कि किस तरह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। अब जरा बेटा बात कर लेते हैं एक चीज और। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में समझ गए होंगे सर, फ्री रेडिकल बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बनेगा फ्री रेडिकल। इसमें क्या बनेगा? इसमें कैटायन बनेगा एंड एनायन बनेगा।
क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है ही नहीं, ये तो बॉन्ड बिल्कुल बीच से टूटा है। अब बेटा जरा बात करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। मान के चलो मैं यहां पर आपको लिख दिया कि कोई बॉन्ड फिजन हुआ है, जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि हमारे पास बॉन्ड टूटा है CH3C Cl CH3 और CH3, ये बॉन्ड बच्चों ऐसे टूटा। फिर मैं लिख रहा हूं 2 डिग्री C CH3 H Cl, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। फिर मैं लिख रहा हूं CH3C और यहां पर H Cl, ये बॉन्ड ऐसे टूटा। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा कि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा, आप बताइए। कार्बोकैटायन और क्लोरीन एनायन, यहां पर भी कार्बोकैटायन क्लोरीन एनायन, यहां पर भी कार्बोकैटायन क्लोरीन एनायन। अब मैं तीनों क्लोरीन को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब आपसे कहा मैंने कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये 3 डिग्री, ठीक है। उससे कम स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ये। अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो बच्चों याद रखना ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड। याद रखना, मोर नंबर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगेंगे उतने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और कार्बन के जो प्लस है उसको स्टेबल कर देगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। फिर ये बात आती है सर कार्बोकैटायन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे क्या, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों कार्बोकैटायन, मैंने एक मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, एक बॉन्ड को हेट्रोलिटिक फिजन कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास कार्बोकैटायन। जब इसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा तो बच्चों था टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर था, टेट्राहेड्रल। अब जब एक बॉन्ड चला गया तो कार्बन के पास बॉन्ड कितने बचे, 3, और एक ऑर्बिटल हो गया खाली। तो ये स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बनेगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर, और एक इसका ऑर्बिटल हो जाएगा खाली। तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर इज दिस, और बच्चों कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि सिंगल बॉन्ड वाले का कितना था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप कहेंगे सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो गया, अरे बेटा इस कार्बन का देखो 1s2 2s2 2p3, इसको आपने ऐसे बनाया, 2p3 में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में ऐसे 3 4 5। अब बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन कितने थे, 4, यहां लगा था, यहां लगा था, यहां लगा था, यहां लगा था। एक हाइड्रोजन चला गया तो इसकी तो बॉन्डिंग टूट गई ना, इसकी बॉन्डिंग टूट गई, तो बचा क्या, एक S और P2, दोनों को मिला दो, क्या बच गया, sp2। तो ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर हम कार्बो एनाइन की बात करें बेटा, चलिए कार्बो एनाइन की बात करते हैं। मान के चलो अपन के पास ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, CH3 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 नेगेटिव, CH3C CH3H 2 डिग्री, CH3CH 1 डिग्री। अब बेटा आपको पता है एक तो कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एक तो नेगेटिव चार्ज पहले से, ऊपर से प्लस आई इफेक्ट। मैंने बताया एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को उनकी इसकी तरफ फ्लो करते हैं, रिपेल करेंगे। तो एक तो बेचारा मरा मराया पहले से था, ऊपर से तुम और इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये। फिर यानी 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 3 डिग्री, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला एक ग्रुप है, तो इसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। बच्चों बात करते हैं कार्बो एनायन का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए कार्बो एनायन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेटा याद रखना है, कार्बो एनायन में यहां से एक बॉन्ड तो टूटा,
लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो बच्चों इसकी कंडीशन ऐसी रहेगी, कार्बन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना देंगे, तो ये अगर देखा जाए तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पर इसका ये कार्बो एनाइन आ रहा है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना क्या होता है, sp3। तो दोनों में क्लियर हो गया बच्चों, दोनों में क्लियर। कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन हो गया। कार्बोकेटाइन ऑर्डर सबसे स्टेबिलिटी का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये कौन सा हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बो एनाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था, ट्राइगोनल इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये एक प्लेन पर ये 3 बॉन्ड यहां है और ये वाला, जबकि कार्बोकेटाइन है ये। और बेटा इसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्बोकेटाइन एंड कार्बो एनाइन। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बो एनाइन है। चलिए, जब हम लोगों ने कार्बोकेटाइन कार्बो एनाइन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो याद रखना, कैसे याद रखेंगे, इंडक्टिव वर्ड कहीं ना कहीं इंडिया से मिलता जुलता है ना, तो इंडिया तो परमानेंट है कि टेम्परेरी, तो परमानेंट इसलिए इसको हम बोलते हैं एक परमानेंट इफेक्ट। याद रखना, इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है। बच्चों ये होता क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर ऐड हो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिपेलर ग्रुप या फिर ऐड हो बच्चों इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टर ग्रुप। मतलब क्या हुआ, अगर एक लंबी सी चेन बनी हो और एक तरफ इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टर लगा है, या फिर लंबी सी चेन बनी है एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेलर लगा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टर होगा वो सबके इलेक्ट्रॉन को पार्शियली खींचेगा और जो इलेक्ट्रॉन रिपेलर होगा वो धक्का मारेगा दूर की तरफ। बस इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं बेटा। तो अगर मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल लिख दूं, मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बेटा। तो यहां से यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और एक पार्शियल पोलैरिटी क्रिएट हो रही, ये इफेक्ट है -I। या फिर बेटा तुमने यहां पर ऐसे लगा दिया, अभी मैंने बोला था 1 मिनट पहले कि CH2 जो CH3 है हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो इसके पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले को हम +I इफेक्ट कहते हैं। वेरी सिंपल, अगर +I इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जैसे NH2 ग्रुप वगैरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिपेलर ग्रुप हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टर ग्रुप भी बहुत सारे हैं, उनको आपको याद करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिपेल होगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, लेकिन जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है बच्चों, ये ग्रुप काम कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे +I। यहां पर ये काम कर रहा है और जो काम कर रहा है वो खुद नेगेटिव हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, -I इफेक्ट। तो ये हमारे पास हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इस बात को आपको याद रखना है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। इंडक्टिव इफेक्ट ओके, परमानेंट इफेक्ट है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल को Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियो का मतलब होता है पॉजिटिव और फाइल का मतलब होता है लवर। पॉजिटिव के लवर, जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, खुद कैसे होंगे, नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रो को बोलते हैं बेटा नेगेटिव,
फाइल को बोलते हैं लवर। नेगेटिव के लवर खुद कैसे होंगे? पॉजिटिव। इस बात को याद रखना। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियोफाइल या तो हम लिखेंगे नेगेटिव स्पीसीज और इसके अलावा लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये भी तो होगा, भले वो नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेगा अपने ऊपर, लेकिन होगा तो ये भी। अब पॉजिटिव में क्या क्या हो सकता है? H प्लस, H3O प्लस, NO2 प्लस, H3O प्लस, एक्वस मीडियम HNO3 प्लस, ठीक है, तो HNO2। ये सारे पॉजिटिव स्पीसीज जो होंगी, इसी तरह से RCO या RC प्लस डबल बॉन्ड O, ये सारे हो सकते हैं बच्चों पॉजिटिव वाले। ये एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? ये इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? इनके पास बच्चों चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। मैंने इसको यहां लिख दिया, डोंट वरी। ये पॉजिटिव वाले पहले पता चल गया, हाँ सर इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। यहां लिख दूं इनको H प्लस, H3O प्लस, NH4 प्लस, NO2 प्लस, RC प्लस O नेगेटिव, ये वाला कंपाउंड, या इस तरह से कर सकते हैं हम। तो मैंने अब इस तरफ लिख दिया इसको। एक्चुअली ये क्या है? सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? ये तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसी को न्यूट्रल लिखूं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो सारे के सारे कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास हुई थी? लुईस एसिड के पास। यानी जैसे AlCl3, BF3, ये सारे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं। इसी तरह से बेटा R2C डाइकार्बीन, ये वाला, इसके पास देखो R2C, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों? 2 R लगे हैं, तो इसको आप ऐसे समझो R2। अब इस कार्बन को ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 8। 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो कमी है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, दो चीजें हो गई। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे बेटा? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल होंगे, मैं बता दे रहा हूं एक चीज, या तो ये होंगे नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जैसे H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, CN, ये सारे H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, CN माइनस, सभी नेगेटिव वाले, तभी तो ये पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन रिच जैसे NH2। ये देखो बच्चों, NH2 में N के ऊपर लोन पेयर आ गया, इसी तरह से RNH2। ये देखिए लोन पेयर वाले जितने कंपाउंड है ना, वाटर भी इसमें आ जाएगा, HOH लोन पेयर, ROR लोन पेयर। तो दो चीजें बेटा याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? जो प्लस को चाहेंगे, है ना। न्यूक्लियोफाइल जो प्लस के लवर होंगे, खुद कैसे होंगे? नेगेटिव। तो इनका दो चार्ज, या तो ये होंगे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या फिर होंगे इलेक्ट्रॉन रिच। बस ये 2 पॉइंट बेटा जी आपको याद रखना है। क्या? या तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या होंगे इलेक्ट्रॉन रिच। जबकि इसके केस में क्या होगा? या तो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या होंगे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। जल्दी से इसका एसएस ले लीजिए फटाफट। डन? चलिए वेरी गुड। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये आपने दोनों को भी सीखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब चलिए बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है, कौन सा इफेक्ट है, जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अच्छा इलेक्ट्रोमेरिक, मैंने अभी से पहले आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट, और मैंने बताया था कि इंडक्टिव इंडिया वर्ड से याद रखना, क्योंकि ये कैसा होता है, परमानेंट। लेकिन ये इफेक्ट बेटा
टेम्परेरी इफेक्ट। ये इफेक्ट टेम्परेरी है, जब तक रहेगा जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैकिंग रिएजेंट वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स टाइप का कुछ हो सकता है। अब एक बात याद रखो बेटा, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, नेगेटिव का लवर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन का फाइल, इलेक्ट्रो को फाइल करने वाला खुद पॉजिटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, याद रखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बेटा हमें एक बात को याद रखना, इसमें पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा बेटा। जैसे हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो तो C प्लस बन जाएगा और O नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे कंपोनेंट्स जब जिसमें पाई बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, उनको हम लोग बेटा याद रखना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक फिजन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब अगर मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके ऊपर H प्लस आया और इसने यहां पर अटैक किया तो H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड इसी की तरफ बेटा टूटेगा। अटैक करने वाला कौन है ये बताओ आप, अटैक करने वाला कौन है, अटैक करने वाला है तुम्हारे पास H प्लस। तो H प्लस इस जब इधर आया तो ये बॉन्ड कैसे टूटा, CH3CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां हो जाएगा CH2, ये माइनस और ये प्लस। अब ध्यान रखना है बेटा, जिस तरफ ये बॉन्ड टूटा, जिस तरफ बॉन्ड टूटा उस पर जो चार्ज आएगा वही इफेक्ट माना जाएगा। जिस तरफ बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बेटा इधर टूटा तो चार्ज कौन सा आया, बताओ आप बताइए, चार्ज कौन सा आया, माइनस चार्ज आया कि प्लस चार्ज आया, बताएं आप, माइनस चार्ज आया या प्लस चार्ज, यहां माइनस आया, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। ये ऐसे कब टूट सकता है, पहले तो ये बताओ, अगर ये डबल बॉन्ड उसकी तरफ टूट रहा है तो ये डबल बॉन्ड अगली साइड जा रहा है, यानी इधर से इधर की तरफ ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो किसके प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड टूट सकता है, चलो मान के चलो मैंने यहां पर अटैक कराया Cn माइनस, ठीक है बेटा, क्या अटैक कराया, Cn माइनस। जब Cn माइनस को अपन ने इस पर अटैक कराया, अब मुझे बताओ ये Cn माइनस कहां जाएगा, Cn माइनस आप कहेंगे सर ये प्लस पर जाएगा, लेकिन बॉन्ड कहां की तरफ टूटा, माइनस की तरफ टूटा, तो इसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। याद रखो, माइनस ई इफेक्ट इसको हम बोलेंगे, क्यों, एक बार फिर से समझेंगे। यहां पर हम लोग चलो O ले लेते और आसान काम कर दो, O ले लिया, तमाम एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड O। अब यहां पर देखो, इस कंडीशन में बेटा हमारे पास O है, एल्डिहाइड का ग्रुप है, और साइनाइड उसके ऊपर आ गया। अब साइनाइड बेटा एक बात बताओ, अगर साइनाइड ने इस कार्बन पर अटैक किया तो बॉन्ड तो उससे दूर भागेगा ना, बताओ बॉन्ड क्या भागेगा, दूर भागेगा ना, क्योंकि ये भी माइनस है और पाई के इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव हैं। तो जब कोई नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन पर अटैक करेगा तो उसका पाई बॉन्ड दूर टूटेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ टूटेगा। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे H प्लस ने अटैक किया तो प्लस ई इफेक्ट, माइनस वाले ने अटैक किया तो माइनस ई इफेक्ट। एक बार दोनों को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल से, सुनिए बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अटैक करने वाला है H प्लस, ठीक है बच्चों, और इस H प्लस ने मान के चलो अटैक किया इसके ऊपर, तो ये बॉन्ड इसी के ऊपर टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका माइनस इसका प्लस कैंसिल, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, अब प्लस। तो ऐसे इफेक्ट को कहेंगे प्लस ई इफेक्ट, याद रखना, प्लस ई इफेक्ट इसको हम लोग बोलेंगे। अब
CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस पर बेटा अटैक किया किसने? साइनाइड माइनस ने, CN माइनस ने। अब अगर बच्चों CN माइनस अटैक कर गया मान के चलो इस कार्बन पर, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा। आप जानते हो बेटा इसके केस में क्या होना है? CH3 C CN, इसका प्लस इसका माइनस कैंसिल, ये एज इट इज, और ये क्या बन गया? तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस ई इफेक्ट। आई थिंक कि अब ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी दोनों एग्जाम्पल से। ये प्लस ई क्यों हुआ जल्दी से बताएंगे। प्लस ई क्यों हुआ? पॉजिटिव स्पीसीज अटैक कर रही है, बॉन्ड उसी की तरफ जा रहा है, तो प्लस ई इफेक्ट। जब माइनस स्पीसीज अटैक करे, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो जब माइनस अटैक करेगा जिस कार्बन पर, तो बॉन्ड अवे फ्रॉम दिस स्पीसीज टूटेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज बाद में बचेगा? माइनस। लास्ट में माइनस बचे, माइनस ई इफेक्ट, लास्ट में प्लस बचे, प्लस ई इफेक्ट। तो बच्चों याद रखना ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं जल्दी से, अब खत्म करते हैं, बस 2 टॉपिक और लेंगे। इसमें एक हम लेंगे बच्चों सबसे पहले रेजोनेंस। रेजोनेंस, तो बच्चों रेजोनेंस क्या है? किसी भी एक मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते। टू कैलकुलेट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉलिक्यूल यू हैव टू राइट इट्स वेरिएबल स्ट्रक्चर्स। इसका एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, एक स्ट्रक्चर बेटा आपका ये बन सकता है। देखो ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गया, है ना। और इन सबको मिला के एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये। बेटा इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसकी होती है लोअर एनर्जी। हमेशा याद रखना इसकी एनर्जी लोअर होती है, इनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा आती है। इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये क्या है? उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपसे पूछा कि CO3 2 माइनस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ, तो इसमें O C O यहां माइनस O। बेटा ऐसे बनाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, अगर हमने इस बॉन्ड को यहां दिया तो ये माइनस खत्म यहां आ जाएगा, क्योंकि ये बेटा बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा O डबल बॉन्ड CO और O इन दोनों पर माइनस। या फिर अगली बार C डबल बॉन्ड O यहां पर O माइनस, अगर ये यहां ट्रांसफर हुआ तो भी डबल बॉन्ड यहां आना है, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा C, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास O माइनस, डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो बेटा कार्बोनेट का ये मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया। कार्बोनेट का अक्सर कर सवालों में ज्यादातर कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो बेटा इसको याद रखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। अब इसमें एक इफेक्ट में और आपको एक्सप्लेन कर दूं रेजोनेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के आपको सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसका एक स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर, यानी कुछ प्रॉपर्टी इससे मिलेगी, कुछ इससे मिलेगी आपको, तब जाकर के इसकी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। तो ये बेंजीन की बात करें, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कम आती है, हमेशा याद रखना है। तो ये तो हो गए हमारे पास रेजोनेंस के। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों जिनमें रेजोनेंस होता है, लेकिन यहां पर एक इफेक्ट और आता है जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटा ये क्या होता है? मीजोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली रेजोनेंस से ही पैदा होता है। और मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक से डिफरेंट है। खास तौर से जिन कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उनमें मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे मैंने बच्चों यहां पर लिखा NH2
और इसको मैंने लगाया ऐसे। अब ये जो लोन पेयर है ये यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां टूटेगा, तो इससे स्ट्रक्चर बनेगा NH2 हो जाएगा प्लस, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और बच्चों ये बॉन्ड जब ऐसे टूटेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। क्यों? इस कार्बन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है और वो माइनस चार्ज लेके आ रहा है। बस आपको इसको शिफ्ट करना है, इसको यहां और इसको यहां शिफ्ट करना है, तो सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। NH2 आपने प्लस बनाया, डबल बॉन्ड लिखा, ऐसे किया, अब ये माइनस यहां आ गया। अगली बार बेटा ये बॉन्ड यहां और इसको यहां ले जाना है तो बनेगा NH2, यहां पर आपने ये किया, ये माइनस यहां पहुंच गया और ये हो गया। तो बेटा अगर अगली बार फिर ट्रांसफर करोगे तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ऊपर वाला कंपोनेंट कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव, इसको बोलेंगे प्लस M इफेक्ट। अगर बेटा मैं यहां पर NO2 ले लूं, कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अगर मैंने इसको NO2 ले लिया, नाइट्रोबेंजीन ले लिया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये उल्टा काम कर रहा है। देखो इसमें यहां पर तीन जगह पर माइनस आया, ऑर्थो पैरा, यहां पर देखो, यहां पर कहां पे आया बेटा? ऑर्थो पर आया, ठीक है। यहां पर सबसे पहले ऑर्थो पर, फिर यहां से ये चला गया तो पैरा पर आया, फिर ऑर्थो पर। तो प्लस M इफेक्ट जो शो करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस बच्चों इसको याद रखना है। अब जरा नाइट्रो को देख लो, ठीक है, चेक कर लो कहीं वीडियो पॉज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर बेटा इसको हमने ऐसे किया तो ये देखो क्या होगा, O नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर आपके पास नाइट्रोजन, ये एज इट इज। अब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा? पॉजिटिव, देखो आप, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा और ये यहां से बना लेगा O नेगेटिव, N, यहां पर ये O डबल बॉन्ड, और बच्चों अब यहां पर हमारे पास आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहां जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? O नेगेटिव, N, यहां से O डबल बॉन्ड ये किया, अब पॉजिटिव यहां और ये स्ट्रक्चर। तीसरी बार में ये बॉन्ड यहां तो डबल प्लस प्लस पहुंचेगा ऊपर, तो NO माइनस, यहां पर O डबल बॉन्ड किया और इसमें बच्चों यहां पर और यहां पर ये आ गया प्लस। तो बेटा याद रखना यहां पर प्लस घूम रहा है तीन जगह। कहां पर प्लस घूम रहा है? ऑर्थो पैरा पर प्लस घूम रहा है। तो माइनस का कैरेक्टर कहां पर पैदा हो रहा है? मेटा पर। तो याद रखना, अगर मैंने कहा था कि ये तीन, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट जिसके पास पॉजिटिव इफेक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस कंपाउंड के पास मेसोमेरिक पॉजिटिव इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा? नेगेटिव पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नेगेटिव का लवर। तो अगर प्लस M इफेक्ट है किसी पर तो इलेक्ट्रोफाइल को वो भेज देगा ऑर्थो पैरा पर, याद रखना, क्योंकि यहां पर उसे माइनस मिलेगा। और अगर किसी के पास माइनस M इफेक्ट है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की, जिसके पास कमी है वो कहां जाएगा? बेटा प्लस पर तो कभी जा नहीं सकता, तो कहां बैठ जाएगा? मेटा पर। सो इस लाइन को आप याद कर लेना कि अगर किसी ग्रुप के पास प्लस M इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा। अगर किसी के पास माइनस M इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर भेजेगा। सो दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेसोमेरिक। इसको जल्दी से आप एक बार इसका SS ले लीजिए, जल्दी से बेटा फटाफट SS ले लीजिए। डन। एंड लास्ट टॉपिक पर बस अब हम चलेंगे। क्लियर? इसको R इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? R इफेक्ट। ओके, अब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट तक जब हम पहुंचे बेटा, तो अब हमारे पास थोड़ा सा हमें अब ध्यान देना है। इन सबको कंप्लीटली आपको रिवाइज करते रहना है और इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी हमें चेक करते रहना है कि कहीं
किसी चीज में भूल ना जाए। द लास्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन इज एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस। इट इज एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है बेटा। और इसके लिए होता क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है। कैसे? अगर मैं यहां पर एक कंपाउंड लिखूं CHH CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा अगर मैंने इसको कंपाउंड को ऐसे लिखा तो इस कंपाउंड में होगा क्या? इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अनसैचुरेटेड सिस्टम एक कोई H यहां से कुर्बानी दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। याद रखना तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन में बेटा क्या स्ट्रक्चर बनेगा? H CH डबल बॉन्ड C CH2 और यहां पर ये ग्रुप क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। इसके अलावा ये वाला H अगर गया, ये वाला H अगर गया तो जितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि जब किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन हो प्लस उसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन वहां से हट जाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन उस अनसैचुरेशन को खत्म करने की कोशिश करता है। यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। मींस इफ एनी कंपाउंड्स हैविंग अनसैचुरेटेड सिस्टम and alpha hydrogen, then the alpha hydrogen atom will left their electron and unsaturated system will try to convert into saturation form. तो यहां पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे 3। एक बार ये भी जा सकता है, एक बार ये भी जा सकता है, एक बार ये भी जा सकता है, तो इसके बन जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपके 3। बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए एक वर्ड हमेशा याद रखना है, दैट इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट। तो 2 चीजों को मैंने बताया था। परमानेंट इफेक्ट किस किस के बताए थे मैंने, आपको याद होगा। एक मैंने परमानेंट इफेक्ट बताया था इंडक्टिव को और एक बताया मेसोमेरिक को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ के जाना है। जब भी टेस्ट देने जाएं क्विकली रिवाइज कर लें इनको, बहुत आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।